वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से आपसे मुखातिब हूँ पीडीएफ और वीडियो को एक साथ लेकर। और अब मैं जो प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज प्री के क्वेश्चंस हैं 2014 से लेकर 2024 तक का मैं बनाऊंगा, और उसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है पहले उस पर वीडियो बनाऊंगा, बाद में आर्ट एंड कल्चर पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो 2014 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उस पर है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महत्तारा एंड पट्टलिका वर यूज्ड फॉर। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है, महत्तर और पट्टलिका वर डेजिग्नेशन यूज्ड फॉर द विलेज हेडमैन। Essentially, they were the leader of a village responsible for administration, revenue collection and maintaining law and order within the community. दूसरा जो क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। इसका आंसर होगा कौशल और मगध, जो ऑप्शन सी में है। इन दोनों के बारे में जो डिटेल जानकारी है उसे मैं अब एक्सप्लेन करूँगा। कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, मगध के बारे में भी, कौशल के बारे में भी, और जो रेस्ट दो है अवंती और गांधार के बारे में। 2014 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 21 हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उसमें दो टर्म दिए हुए हैं, महत्तर और पट्टलिका। ये दोनों टर्म क्या है इसके बारे में बताना है। तो बेसिकली ये जो महत्तर है वो विलेज हेडमैन को कहा जाता था, जो सिलहारा डायनेस्टी के समय में मेडिवल इंडिया में इसका उपयोग होता था। उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थे गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, कोई गांव में डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाना, पीपल वेलफेयर या विलेज के वेलफेयर के लिए काम करना, यह उसका मुख्य काम होता था। पट्टलिका जो है वो बेसिकली ही वाज सबऑर्डिनेट ऑफ महत्तर, और वो भी उसमें सहायता करता था। गांव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्शन का या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वेलफेयर का, उसमें महत्तर को वो सहायता करता था। तो ये दोनों मिलकर, ये दोनों गांव से जुड़े हुए पदाधिकारी थे मेडिवल इंडिया में। बेसिकली सिलहारा जो डायनेस्टी है उसी समय इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बेसिकली ये गौतम बुद्धा किन किन महाजन पदों से जुड़े हुए थे उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो मगध और कौशल होगा। इस मगध और कौशल के अलावे दो और महाजन पदों का नाम है अवंती और गांधार। अवंती जो है वह 16 महाजन पदों में से एक है, और ये जितने भी महाजन पद हैं उनके बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है अंगुत्तर निकाय, उसमें चर्चा की गई है। अवंती बेसिकली दो भागों में बटा हुआ था। विंध्य जो पर्वत है उसको दो भाग में बांटता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो सदर्न पार्ट है उसकी राजधानी महिष्मती थी, और यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट महाजन पद था। गांधार जो दूसरा महाजन पद का नाम उसमें है, गांधार जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। वो पाकिस्तान में है, नॉर्थ ईस्ट और पाकिस्तान, और फिर अफगानिस्तान में भी उसका कुछ पार्ट है। गांधार महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। शकुनी गांधार के ही थे, और पांडवों का उनसे रिश्ता था गांधारी से। इसके अलावा जो हिस्टोरिकली बात अगर हम देखें तो गांधार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आर्ट और कल्चर से जुड़ा हुआ प्लेस है। गांधार आर्ट जो
डेवलप हुआ मूर्ति कला में, दो जो आर्ट है, मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट। तो गांधार आर्ट का डेवलपमेंट गांधार में ही हुआ है, जिस पर फॉरेन इन्फ्लुएंस था। वो पूरा इंडिजिनस आर्ट नहीं है, जिस तरह से मथुरा आर्ट बिल्कुल इंडिजिनस आर्ट है। गांधार पर अलेक्जेंडर ने भी कब्जा किया था, और बाद में मौर्यन पीरियड में भी गांधार पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। वो एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेस भी माना जाता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण गांधार में हुआ है। जो तीसरा महाजनपद कोशल है, कोशल अगर मैथोलॉजिकली देखें तो वो इक्ष्वाकु वंश से और प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। और कोशल जो 16 महाजनपदों में बहुत ताकतवर महाजनपद थे, उनमें मगध का नाम भी आता है और कोशल का नाम भी आता है। कोशल जो वर्तमान अयोध्या और फैजाबाद का एरिया है, वहाँ उसका साम्राज्य था। बाद में अजात शत्रु के टाइम में कोशल पर मगध का जो है वो साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मगध उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अजातशत्रु से पहले जो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार, बिंबिसार का एक वैवाहिक संबंध था कोशल में, और उस वैवाहिक संबंध के बाद काशी बिंबिसार को दहेज में प्राप्त हुआ था। लेकिन बाद में जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर लेता है तो कौशल नरेश काशी वापस छीन लेते हैं, और उसी का रिवेंज लेने के लिए अजातशत्रु जो है वो कौशल पर हमला करता है और कौशल को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौशल एनबीपी कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, जो पीजीडब्ल्यू कल्चर से डिफरेंट है। एक और जो महाजनपद है मगध, मगध की भी चर्चा है। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसने सबसे पहले अगर कहें तो इम्पेरियलिज्म की शुरुआत की बिंबिसार के टाइम में ही अंग पर हमला किया गया और अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। और अंग पर हमला करना, दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरियलिस्ट एक्सपेंशन इन एंशिएंट इंडिया। हर्यक वंश वहाँ आया, बाद में नंद वंश और फिर मौर्य वंश भी आया। तो मगध एक बहुत ही ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरा, और मगध में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन सब की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर टू। ये पंचायतन जो टर्म है, इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। पंचायतन टेम्पल स्ट्रक्चर या टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल था, एंड दैट हैज ए सेंट्रल श्राइन सराउंडेड बाय 4 अदर श्राइन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ये नेशनल एम्बलम जो है या सत्यमेव जयते जो टर्म है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो ऑप्शन डी है। इसमें और भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। कठ उपनिषद के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, स्टोरी ऑफ नचिकेता इसमें है। छांदोग्य उपनिषद जो है, इट कंटेन्स द फेमस डिक्टम तत् त्वम असि, जिसका मतलब होता है हाउ यू आर। जो ऐतरेय उपनिषद है, इसका जो मेन थीम है, द सेंट्रल टीचिंग ऑफ दिस उपनिषद इज द यूनिटी ऑफ द आत्मा विद द परमात्मा। इन दोनों के बारे में भी जो और डिटेल्स है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपके लिए आवश्यक है जान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 44, वो भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें पंचायतन एक शब्द दिया गया है। उसके बारे में पूछा गया है कि पंचायतन क्या है। बेसिकली पंचायतन टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, और पंचायतन से ही जो है वो नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं वो निकला है। बेसिकली पंचायतन
इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 5 श्राइन एक साथ होते थे। जो मिडिल में होता था वो मेन गॉड जो होते थे उनके लिए श्राइन होता था, और जो दूसरे 4 होते थे जो सराउंडेड होते थे मेन जो शिखर है उसको, या मेन टावर है उससे घिरे हुए होते थे। तो 5 होते थे एक साथ, इसलिए इसको पंचायतन कहा जाता था। अब रही बात 2 जो, और हालांकि 3 है लेकिन मैं यहाँ 2 की चर्चा कर रहा हूँ, नागर और द्रविड़ियन स्टाइल की। नागर स्टाइल जो है वो आर्किटेक्चर वो नॉर्दर्न इंडिया में डेवलप हुआ, और द्रविड़ियन स्टाइल जो है वो सदर्न इंडिया में डेवलप हुआ। नागर स्टाइल में मल्टीपल जो है वो उसमें शिखर होते थे, शिखर बड़ा उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, जबकि द्रविड़ियन स्टाइल में जो है वो टावर होते थे और सिंगल टावर होता था। नागर स्टाइल जो है उसका जो शिखर है वो कर्विलिनियन होता था, और द्रविड़ियन स्टाइल में वो पिरामिडिकल होता था। नागर स्टाइल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसका शिखर है, जबकि द्रविड़ियन स्टाइल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो गोपुरम है। यह भी देखा गया कि नागर स्टाइल में जो है वो उसके लिए एक बाउंड्री वाल होना कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, जबकि द्रविड़ियन स्टाइल में एक बाउंड्री वाल होना बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता था। नागर स्टाइल में जो गेट होता था, तो गेट पर जो मुख्य मंदिर है उसके गेट पर गंगा और यमुना को पर्सोनिफाइज किया गया था और उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, जबकि द्रविड़ियन स्टाइल में एक द्वारपाल बनाया जाता था। कुछ लोग का ये भी मानना है कि नागर स्टाइल में एक टैंक या तालाब का होना कोई आवश्यक नहीं था, जबकि द्रविड़ियन स्टाइल में एक तालाब का होना जरूरी था। नागर स्टाइल में जो है वो जो मुख्य देवता होते थे वो मंदिर के अंदर रहते थे, और द्रविड़ियन स्टाइल में माना जाता है कि बाहर भी बहुत सारे देवताओं को बनाया जाता था। तो ये बेसिकली नागर स्टाइल और द्रविड़ियन स्टाइल में कुछ मूलभूत अंतर हैं, इसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 54, यह भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसमें कुछ उपनिषदों की बात की गई है। क्वेश्चन तो यह है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो बेसिकली इसका आंसर तो मुंडक उपनिषद होगा, लेकिन जो और भी उपनिषद है उनके बारे में थोड़ा हम बता दें। इसमें एक कठ उपनिषद की चर्चा है। कठ उपनिषद जो है वो बेसिकली तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक जो कथा है नचिकेता की, उसी कथा का वर्णन फिर कठ उपनिषद में भी है। एक शाश्वत सत्य की बात की गई है कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इन दोनों में अंतर यह है, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण में है और जो कठ उपनिषद में है, दोनों में अंतर यह है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह दर्शाया गया है कि जो मोक्ष की प्राप्ति होगी या जन्म के उपरांत जो मृत्यु होती है उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके लिए यज्ञ बहुत आवश्यक है, जबकि कठ उपनिषद में नॉलेज पर बल दिया गया है। तो हम ऐसे भी जानते हैं या पढ़ते हैं कि उपनिषद जो है वो फिलॉसफिकल टेक्स्ट है, और उपनिषद जो है एक तरह से जो रिएक्शन था वैदिक कल्चर के प्रति, जिसमें यज्ञों को बड़ा महत्व दिया जाता था, उसके खिलाफ एक रिएक्शन में लिखी गई है, और इसमें यज्ञ के स्थान पर नॉलेज को महत्व दिया गया है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद के बारे में है इस क्वेश्चन में। छांदोग्य उपनिषद जो है वो साम वेदीय ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, उसी का एक रूप है। यह भी शाश्वत सत्य की बात करता है, और इसमें छांदोग्य उपनिषद के बारे में कहा गया कि ये ब्रह्मा ने प्रजापति ने मनु को ये कथा सुनाई, और मनु अपने पुत्रों को इस कथा के बारे में बताते हैं, और उसके बाद ये कथा जो है वो प्रचलित होती है। ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, और इसमें कुछ गूढ़ बातें की गई है, खास करके रचना के बारे में कि सृष्टि का रचयिता कौन है, उसका नियंत्रक कौन है, उसका पालन करता कौन है। इन सब चीज़ों की चर्चा ऐतरेय उपनिषद में की गई है। जो मुंडक उपनिषद है
जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसमें 64 श्लोक या मंत्र हैं। माना जाता है सबसे छोटा उपनिषद है और मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 905 लास्टेड अंटिल मतलब कि कब इसको रिवोक किया गया या कब इसको समाप्त किया गया। बेसिकली 1911 में इसको समाप्त किया गया। उस समय जो वायसराय थे यहाँ के वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। ये दिल्ली दरबार में इसको समाप्त किया गया था। और जो क्वेश्चन नंबर 82 है, द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस is of significance in the history of the freedom movement because the, इसका ऑप्शन बी होगा। इसी लाहौर सेशन में जिसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहली बार पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 81 पार्टीशन ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पर तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ, इसकी शुरुआत 1903 में हुई थी। 1903 में ही ये कर्जन के टाइम में हुआ। कर्जन का मानना था बेसिकली कि जो उसने आर्गूमेंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बंगाल का पार्टीशन करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और वो उसको एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो रहा था। वो 3 बातें कही गई। एक तो कि बर्डन बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है उसको कम किया जाए, एक ये आर्गूमेंट दिया गया। दूसरा आर्गूमेंट दिया गया कि असम के डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है कि असम एक चीफ कमिश्नर के अंतर्गत रहेगा और उसको समुद्र से एक आउटलेट मिल जाएगा, तो वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको इससे फायदा होगा। और तीसरा एक आर्गूमेंट ये दिया गया था कि उड़िया स्पीकिंग जो लोग हैं उनको एक साथ, जो स्कैटर्ड हैं उनको एक जगह कलेक्ट किया जाएगा। ये 3 आर्गूमेंट 1903 में दिए गए थे और इसी आधार पर पार्टीशन की बात की गई। पार्टीशन में ढाका, चिटगांव, मैमनसिंह को असम को देने की बात की गई थी और छोटा नागपुर को बंगाल से लेकर सेंट्रल प्रोविंस को देने की बात की गई थी। तो इस प्रकार का एक प्लान बनाया गया था बंगाल को बंटवारा के लिए। 15 जुलाई 1905 को ये रिजोल्यूशन पास होता है और 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू होता है। और बेसिकली इसके खिलाफ जो है वो बहुत बृहद पैमाने पर आंदोलन हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ कि 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें इसको रिवोक कर दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से रिवोक हुआ नहीं, क्योंकि 1911 में जब बंगाल के इस विभाजन को रिवोक किया गया तो उसके बाद ही बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो जो बंटवारा का कंसेप्ट है, भले ही उसका रूप अलग हो, लेकिन वो बंटवारा हुआ। और बाद में 1947 में बंगाल विभाजित हो ही गया, क्योंकि फिर जो ईस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश बन गया। तो जो एक बीज पड़ी थी 1903 में बंगाल के बंटवारे की, वो बीज जो है वो बाद में एक वृक्ष के रूप में हमको 1947 में देखने को आता है, जो ईस्ट पाकिस्तान बनता है और बाद में बांग्लादेश बनता है 1971 में। तो वो बंटवारा कायम रहा। और ये बंटवारा जो है इसकी आलोचना इसलिए ज़्यादा की गई क्योंकि इस बंटवारे के पीछे का जो उद्देश्य था वो बंगाल में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, जो ज़्यादा रेडिकल हो रहे थे, उसको सबसाइड करने के लिए और एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया गया था। क्योंकि कर्जन जो है वो ढाका, मैमनसिंह और चिटगांव का टूर करते हैं और वहाँ जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं और बहुत ही कॉम्युनल बात करते हैं, कॉम्युनल भाषण देते हैं। उनके भाषण में ये भी बातें कही गई थी कि जो ईस्ट बंगाल होगा वो मुसलमानों के लिए एक स्वर्ग होगा।
तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इसके पीछे माना गया। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन की सिर्फ बात होती तो कुछ हद तक माना जाता कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था, लेकिन या विभाजन करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इसके पीछे जो मंशा थी वो हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की मंशा थी और इसीलिए ये बंटवारा किया गया था। तो जो मैं पहले बताया कि ऑल दो 1911 में इसको रिवोक कर दिया गया, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो ये रिवोक हुआ नहीं। बंगाल को तोड़ ही दिया गया, बिहार और उड़ीसा को उससे अलग कर दिया गया और 1947 में पूरी तरह से बंगाल का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 1929 का जो लाहौर सेशन है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा हम लाहौर सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लाहौर सेशन जो है वो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में वो कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, और इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। ये पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है, वो जो जितने भी यंगस्टर थे उस समय कांग्रेस में लीडर, उन लोगों की डिमांड थी कि पूर्ण स्वराज की बात होनी चाहिए। पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का ये मानना था कि अब होम रूल या सेल्फ रूल की बात करना बेमानी है, अब पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाए। और 1928 में ही ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो ये युवा पीढ़ी जो है वो उसका एक वर्चस्व था और उन्हीं के दबाव में आकर पूर्ण स्वराज की बात की गई। और इसी के बाद जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई और रावी नदी के तट पर जो स्वतंत्रता दिवस है, तिरंगा को लहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये एक बैकग्राउंड है, एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इस अल्टीमेटम के बाद ही महात्मा गांधी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। नंबर 83 विथ रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस। बेसिकली ये सत्रिय डांस के बारे में पूछा है। उसमें कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका ऑप्शन बी 1 और 2 जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। 86 द गदर वाज। गदर मूवमेंट जो चला था 1913 में, उसके बारे में बताना है इसमें। इसके बारे में जो शॉर्ट जानकारी है वो ये है, द गदर पार्टी इनिशियली द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, मतलब इसका पहले नाम जो है वो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। यही बाद में गदर पार्टी के नाम से मशहूर हुआ या गदर मूवमेंट के नाम से मशहूर हुआ। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को युगांतर आश्रम है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ हुई थी। इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको भी जानना आपको जरूरी है, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है जो सत्रिय डांस से जुड़ा हुआ है। सत्रिय डांस जो है इट वाज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। असम में ये डेवलप हुआ था। ये महापुरुषा शंकर देव के द्वारा 15th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था। और इसमें जो ग्रेसफुल मूवमेंट, फुटवर्क और जो हैंड गेस्चर है इस पर बड़ा ही बल दिया जाता। इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू भावना अंकिया नट, वन एक्ट प्ले। और इसमें पहले सिर्फ मेल एक्टर हुआ करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बाद में महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। यह वैष्णवाइट जो भक्ति है, सोशल एक बातें हैं उससे जुड़ी हुई, उनको प्रचारित करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 86, यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से और गदर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली गदर मूवमेंट जो है 1913 को एक गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, जो एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। सरदार करतार सिंह, सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल इससे जुड़े हुए थे। एक गदर नाम से पत्रिका भी इस मूवमेंट के द्वारा निकाला गया और यह बहुत ही एक क्रांतिकारी आंदोलन थी। पहले इसका नाम प्रशांत तट हिंद संघ भी था, बाद में इसका नाम गदर आंदोलन हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध में जब भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, उनके साथ एक बड़ा सिंपैथेटिक रिलेशन था। उस समय ये गदर आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक क्रांतिकारी आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे। कामागाटा मारू जो इंसिडेंट है इन गदर आंदोलनकारियों से ही जुड़ा हुआ है। जो गुरदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो जापान से एक हायर करते हैं शिप, उसी शिप का नाम कामागाटा मारू है, जिस पर बहुत सारे गदर आंदोलन से जुड़े हुए लोग पहले तो कनाडा जाते हैं, लेकिन कनाडा में वैंकूवर में जब कैनेडियन गवर्नमेंट एंट्री पर रोक लगा देती है उस शिप की, तो बाद में वो शिप वापस आता है कलकत्ता में बजबज जो पोर्ट है वहाँ, और वहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ भी होता है, कई लोग शहीद भी होते हैं, बहुत सारे लोग हाउस अरेस्ट होते हैं। तो इस तरह से गदर मूवमेंट जो है वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बेसिकली इसमें कोई बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको सिर्फ मैच करना है। कुछ बुद्धिस्ट हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ प्लेसेज हैं, कुछ लोकेशंस हैं, कुछ टेम्पल हैं और उनके जो प्लेसेज हैं उनको मैच करना है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही मैच है। 1 और 3, जो 2 है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 90। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है। बीजक इज कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग ऑफ संत दादू दयाल। बीजक उनकी नहीं है रचना, बल्कि कबीर दास की रचना है। और जो पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी है वो बेसिकली माधवाचार्य की नहीं है, वल्लभाचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 89 तो सिर्फ मैच करना है, तो इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 में कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसमें पुष्टि मार्ग और बीजक से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, और जो 2 स्टेटमेंट है दोनों गलत है। लेकिन उसमें माधवाचार्य और दादू दयाल की चर्चा की गई है, तो उस पर थोड़ी बातें कर लेते हैं। दादू दयाल जो है वो भक्ति काल के बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट संत थे। बेसिकली उनका नाम दादू था, लेकिन बहुत ही काइंड थे, इसलिए उनको दादू दयाल कहा जाता था। उनके 52 डिसाइपल थे, जिसमें रजब, फिर जगन्नाथ इत्यादि बड़े महत्वपूर्ण उनके डिसाइपल थे। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम है सबद और साखी। इनकी जो शिक्षा थी वो बड़ा ही प्रेमपूर्ण शिक्षा लोगों को देते थे। कास्टिज्म के खिलाफ ये बोलते थे, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट एंड यूनिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम की बात करते थे। तो ये अब भक्ति काल के बड़े ही महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। और संत हैं माधवाचार्य, उनकी चर्चा इसमें की गई है। माधवाचार्य को पूर्ण प्रज्ञ और आनंद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वे तत्ववाद जो द्वैतवाद से जुड़ा हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। इनको वायु का तीसरा अवतार भी माना जाता है। इन्हें अपने समय का अग्रदूत माना जाता है। ये ब्रह्मसूत्र पर टीकाएं लिखते हैं। भगवत गीता और उपनिषद पर भी इन्होंने बहुत सारी टीकाएं लिखी। महाभारत पर भी इनकी चर्चा बहुत सारी व्याख्याएं हैं। ऋग्वेद के जो पहले 40 सूक्त हैं उन पर भी इन्होंने व्याख्या लिखी है। अनुव्याख्या नाम से भी इनका एक ग्रंथ है। तो इस प्रकार से भक्ति काल में ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं, जिन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। ये क्वीन विक्टोरिया ने जो एक घोषणा की थी, खास करके 1857 की क्रांति के बाद, उसके बारे में जो करेक्ट आंसर है उसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है 1 और 2। 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन है। 3 जो है वो करेक्ट नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन है 93। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज। कि इबादत खाना क्या था? बेसिकली इबादत खाना जो है वो अकबर के द्वारा एक प्लेस बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में, जो जहाँ डिबेट होता था। बेसिकली जो
रिलीजियस स्कॉलर थे उनके बीच डिबेट होता था। एवरी थर्सडे को ये डिबेट होता था। ये 1575 से लेकर 1578 तक ये डिबेट चला। इसके बारे में और भी विशेष जानकारी की आवश्यकता है जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 92, जो 1858 का जो क्वींस प्रोक्लेमेशन है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली जो ये प्रोक्लेमेशन था वो ट्रांसफर ऑफ पावर से जुड़ा हुआ था। तो पहली बात तो इसमें यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से क्राउन के हाथ में आ गया। दूसरा, जो जब क्राउन के हाथ में आया तो ये प्रोमिस किया गया, जो इंडियन जो रजवाड़े थे भारत के डिफरेंट स्टेट्स थे, कि उनके रिलीजियस मामले में, अंदरूनी मामले में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत लेकर आया था उसको समाप्त कर दिया गया। यह भी प्रोमिस किया गया कि इंडियन जो स्टेट्स हैं, रजवाड़े हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके उसका नॉमेनक्लेचर वाइसराय कर दिया गया, एंड दैट रिफ्लेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ द क्राउन। इसके साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पद बनाया गया जो भारत के जो भी विषय थे उसको देखता, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई इस एक्ट के द्वारा। जो ICS की परीक्षा होती थी उसमें भी सुधार किया गया और भारतीयों के लिए ICS का एग्ज़ाम जो है उसको ओपन कर दिया गया। इसके साथ ही मिलिट्री रिफॉर्म भी किया गया। मिलिट्री जो है वो डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में उसको लाया गया। इसके साथ ही ड्यूअल गवर्नमेंट को भी समाप्त कर दिया गया और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसका एक्सपेंशन किया गया। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो 1858 का जो क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन है उससे जुड़ी हुई। 2014 के इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मेडिवल इंडिया से, इबादत खाना से जुड़ा हुआ है। ये इबादत खाना का कंसेप्ट जो है वो अकबर के द्वारा लाया गया। उसके बारे में कहा जाता है ही वाज सर्चर ऑफ ट्रुथ, और विभिन्न धर्मों की जो विशेष बातें थी उनकी जानकारी के लिए फतेहपुर सीकरी में उसने 1575 में एक इबादत खाना बनाया, जहां प्रत्येक वीरवार या गुरुवार या थर्सडे को विभिन्न धर्मों के स्कॉलर्स को बुलाया जाता था और उनके बीच डिबेट होता था, उनके विचारों को अकबर सुनता था। लेकिन उसका एक्सपीरियंस अकबर को अच्छा नहीं रहा, क्योंकि विभिन्न धर्मावलंबी जो थे वो आपस में उलझ जाते थे, कभी कभी बड़ा वायलेंट वो डिबेट या डिस्कशन हो जाता था, वो हेल्दी डिबेट नहीं हो पा रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि अकबर को लगा कि नाउ देयर वाज ए नीड टू इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स। ये डिबेट जो है वो 1575 से 78 तक चला। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भी अकबर जो है पर्सनल लेवल पर जो स्कॉलर्स थे उनसे बातचीत करते रहता था, और इस डिबेट का नतीजा ही है कि मजहर का कंसेप्ट आया और अकबर खुद को महदी घोषित किया। तो ये इबादत खाना से जुड़े हुए कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं इसी तरह से हर साल 2014 से लेकर 2024 तक के जो भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए उसको लेकर आपके सामने आऊँगा। आप इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सूचना ये भी है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाता हूँ सिविल सर्विसेज हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, PCS हिस्ट्री के लिए और UGC नेट हिस्ट्री के लिए क्लासेस चलाता हूँ। जिनको भी आवश्यकता हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8750651740। Thank you for watching me. See you again with a new video.